अब हम आगे बताने वाले हैं थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखो भाई, सबसे पहले बताता हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। एक एक थंब लगाना होता है, अभी कर दो और शेयर कर देना इसके बाद, ठीक है। तो अब देखो आगे, क्योंकि यही तो हमें हौसला मिलता है आप तक इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन वीडियो बनाने का, जिससे हम आप तक और बढ़िया वीडियो लेकर आते हैं। एनर्जी भी हमारी काफ़ी अच्छी होती है वीडियो में, है। तो इससे पहले मैं आपको बताया था, मैंने कुछ पार्ट 1 में बताया था, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दिया था इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में। एक चीज मिस हो गई थी, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ये आप याद रखना, ईंट पर नाच। ये आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसको किसने बताया है। जैसे ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने बताया? थॉमसन ने बताया। यही थॉमसन, ये जो थॉमसन मॉडल में आपको बताने वाला हूँ, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। पर मतलब हो गया, पी से प्रोटॉन हो गया, और आर से रदरफोर्ड। जी हाँ, ये रदरफोर्ड है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये रदरफोर्ड हो गई है। तो ये एक ट्रिक आपके लिए याद रखने वाली बात है। एन से न्यूट्रॉन हो गया, और सी से चैडविक हो गया। चैडविक एक साइंटिस्ट थे। तो ये आप ध्यान रखना, ईंट पर नाच, ये आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, किन किन साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में बताया था। सो हमारी कहानी चल रही थी, अभी कहानी ये चल रही थी कि सबसे पहले हमें जो चीजें दिखती थी उसे हम लोग क्या बोलते थे? मैटर बोलते थे, कि ये मैटर है, ये बोलते थे, मैटर बोलते थे उसको। अब बाद में साइंटिस्टों ने कहा कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसको हम पार्टिकल कहते हैं। दुनिया ने कहा ठीक है, पार्टिकल कहते हैं। बाद में साइंटिस्टों ने दिमाग और लगाया, फिर वो मॉलिक्यूल्स पे आ गए। मॉलिक्यूल्स पे आ गए, मॉलिक्यूल्स दिखता ही नहीं था, और उस समय ऐसे कोई इन्वेंशन भी नहीं था, डिजिटल तरीका था जिससे कि आप मॉलिक्यूल्स के एग्जैक्टली बता सको। फिर भी चलो लोगों ने माना। अब साइंटिस्टों ने और खुराफाती दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है एटम। लोगों ने चलो मान लिया, एटम भी होता है। आपने पढ़ा होगा, एक स्कूल टीचर डाल्टन थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया था, जिसका मतलब ये होता है जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। और डाल्टन ने तो यहां तक बोल दिया था कि एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद के खुराफाती साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने कहा जी नहीं, एटम को 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो अभी तक है, इसके आगे अभी तक नहीं है। यहां तक हमने पढ़ा। अब सवाल ये था कि अगर एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, जिसे हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, तो हमारा एटम दिखता कैसा है? कैसा दिखता है? मैंने बोला एक ऐसा जानवर है जिसके 5 पांव हैं। तो दिमाग में सेट करोगे यार, 5 पांव वाला जानवर कैसा बनेगा? मैं बोलूंगा उसकी 2 पूंछ है, तो आप सोचोगे 2 पूंछ कहां पर हो सकता है? मैं बोलूंगा उसकी 3 सींग है, आप कहोगे 3 सींग कहां हो सकता है? तो पिक्चर दिमाग में बनाओगे, राइट? ऐसे ही साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि यार इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो ये कैसे अरेंज कैसे होते हैं, किस तरीके से हमारा एटम कैसा दिखता होगा? तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आपके हैं वो है थॉमसन बाबा। जी हाँ, थॉमसन बाबा हैं। थॉमसन बाबा के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने ये प्रपोज किया था। तारबूज खाते खाते पता नहीं क्या उनके दिमाग में आ गया, उन्होंने बोल दिया कि ये जो वाटरमेलन है ना, ये वाटरमेलन में आप देखो ध्यान से, तो इसके अंदर जो बीज दिख रहे हैं वो जहां तहां होते हैं। आपने भी तारबूज देखा होगा, जहां तहां बीज होता है। उन्होंने कहा ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। बाकी के जो रेड पार्ट है, फ्रूट वाला पार्ट है, उसको उन्होंने कहा ये पॉजिटिव पार्ट है। तो उन्होंने क्या दिया, लिखा है मैंने, ही प्रपोज दैट एटम्स कैन बी रिगार्डेड एज अ लार्ज पॉजिटिवली चार्ज, ध्यान सुनो, लार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विद अ नंबर ऑफ अ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज। इस तरीके से उन्होंने बताया एटम्स को। उन्होंने बताया लार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, बॉडी में लार्ज पॉजिटिवली। आपने देखा तारबूज के अंदर बीज कम होता है, और उसका फ्रूट वाला हिस्सा क्या होता है? ज्यादा होता है। होता है कि नहीं होता है? अब आप ध्यान से देखो, अगर इस प्रिंसिपल पे आगे बढ़े, इस सिद्धांत से आगे बढ़े, तो आपको लगता है कि इसका कोई फ्यूचर आगे कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते। बोले सर इसमें पढ़ना क्यों होता है? अब हिस्ट्री है भाई, यहां से इन्होंने शुरुआत किया, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। तो ये लिखा है, इसको प्लम बडिंग मॉडल भी, प्लम बडिंग मॉडल भी कहते हैं, और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर कैसे जाता है, देखो इस तरीके से जाता है, ये हो गया, और यहां जहां तहां निगेटिव हो गया, ये जहां था नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से मॉडल था। इसके आ गई है रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड आ गए, इसके बाद रदरफोर्ड ने कहा कि जी मैं ऐसा एटम का मॉडल आपको दूंगा जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कहां नेगेटिव चार्ज होता है, कहां पॉजिटिव चार्ज होता है। हालांकि इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक भी है,
और 2002 के NIOS के पेपर में ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, वो पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो आइए समझते हैं रदरफोर्ड के बारे में कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था। तो रदरफोर्ड मॉडल क्या था? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले एक्सपेरिमेंट को मैं समझा देता हूं आपको, ध्यान समझना एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल लिया, उन्होंने सोने की ये पत्ती होती है, गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया। इस तरह से गोल्ड, पिक्चर में क्लियर कर दो थोड़ा सा, इस तरीके से, ऐसा है, ऐसा थोड़ा 3D दिखना चाहिए ना, आपको समझ में आए। इस तरह से इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, थोड़ा और दूर बना देता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, ये चीज ले लिया इन्होंने, गोल्ड फॉइल ले लिया, ठीक है। इस गोल्ड फॉइल को इन्होंने क्या किया कि एक फोटोग्राफिक प्लेट होता है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऐसा लगा दिया, इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट लेके और यहां से कुछ इस तरह से लगा दिया। और यहां पर क्या किया इन्होंने, एक सोर्स लिया इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का। क्या होता है अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स लिया और बीच में एक लेड प्लेट लगा दिया। लेड प्लेट क्यों लगाया? ताकि ये सीधा वहां गोल्ड तक इसके अल्फा पार्टिकल जा सके। ये लगा दिया यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं, ये एरो दे देता हूं, ये दे दिया लेड प्लेट, ठीक। और ये हो गया गोल्ड। अब ध्यान समझना हुआ क्या यहां पे, यहां से इन्होंने क्या किया, ध्यान समझना, उन्होंने क्या लिया है, गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड क्या है? एक आइटम की तरह लिया है भाई, एक एटॉमिक की तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने लिया है। तो इनका अभी पता चल जाएगा इन्होंने क्या किया। तो यहां से निकला अल्फा पार्टिकल्स, यहां से निकला अल्फा पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद कहां पहुंचा? यहां पर सीधा पहुंचा, यहां से अल्फा पार्टिकल्स पहुंचा। अब अल्फा पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव होता है, ये हम जानते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इधर से जा रहा है प्लस चार्ज, इधर से क्या जा रहा है? प्लस चार्ज जा रहा है। अगर यहां पे प्लस चार्ज होगा तो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस दोनों क्या हो जाएगा? क्या होगा? दोनों डिफ्लेक्ट करेगा। भाई सेम चार्ज क्या होता है? डिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना डिफ्लेक्ट। लेकिन अगर ये माइनस होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर यहां प्लस होगा तो डिफ्लेक्ट होगा। मैं आपसे पूछूं कि यहां से मैं कोई अल्फा पार्टिकल्स भेज रहा हूं और ये जाने के बाद यहां से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं क्या समझूंगा? मैं समझूंगा कि यहां पर कोई प्लस चार्ज है इसलिए इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर इसको ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो मैं समझूंगा यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली रदरफोर्ड ये प्रूव करना चाहते थे कि जो एटम होता है, एटम के ठीक बीचों बीच प्लस चार्ज होता है। इस बात को वो प्रूव करना चाहते थे, क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि जो प्लस चार्ज होता है वो जहां तहां हिस्सों में होता है, थ्रू आउट फैला होता है। थॉमसन ने ये कहा था, पर रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, ये हमारा स्फेरिकल एटम है, इसके बीचों बीच में प्लस चार्ज होता है, वो बहुत छोटा होता है। अगर क्रिकेट की एक बॉल लिया जाए, क्रिकेट की एक बॉल लिया जाए तो 5 किलोमीटर का रेडियस अगर आप बनाएंगे और उतना बड़ा जो स्टेडियम बनेगा वो आपका एटम होगा और क्रिकेट का बॉल न्यूक्लियस होगा। तो सोच के देखो जरा कि क्रिकेट का बॉल आपके हाथों में आ रहा है और अगर 5 किलोमीटर रेडियस का, यानी 5 किलोमीटर रेडियस का आप ऐसे करके पूरा ग्राउंड बनाओगे तो कितना बड़ा ग्राउंड जाएगा, यानी उतना बड़ा एटम होगा, तब उसका न्यूक्लियस होगा क्रिकेट का बॉल। ओ माय गॉड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें हमें दिखती नहीं है, जो एटम हमें दिखता ही नहीं है, तो उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होगा मेरे भाई? तो बहुत छोटा होगा। तो यही प्रूव करना चाहते थे रदरफोर्ड, इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को समझो, आप कहानी की तरह समझो, रटो मत इसको, रटोगे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो रदरफोर्ड बाबा के दिमाग में क्या आया, अल्फा पार्टिकल उन्होंने भेजा, ये गोल्ड फॉइल पे गया, और जैसे ही गोल्ड फॉइल पे गया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, यहां स्टार लगा तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। जब ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया तो अब उनसे पूछा गया कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या सबक मिला आपको, क्या जानकारी आपको मिला, क्या आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, क्या इससे आप बताना चाहते हैं?
कहेंगे सर आप तो एकदम मीडिया की तरफ पूछ रहे हो। पूछना पड़ता है भाई, आपके दिमाग में समझ में आए। मैं जब पढ़ता था तो मैं रटता था, रटो मत समझो। अब देखो मैं आपको बढ़िया से बता रहा हूं। तो उन्होंने ये बताया कि देखो जी ये है एटम, क्या बात है, बहुत बढ़िया गोल बन गया है। और इसके अंदर ये है प्लस चार्ज, ये अपना है न्यूक्लियस। उस समय N+P की बात नहीं आई थी, बस इतना था कि बीच में प्लस चार्ज होता है। अब उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ ऐसे होंगे, डायग्राम और मैं आपको बढ़िया बताता हूं, इस तरह से बीच में प्लस चार्ज है, प्लस 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 चार्ज है। अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो सीधा निकल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो सीधा निकल जाएंगे। ये जबरदस्त सीधा निकल गया। क्यों सीधा निकल जाएगा? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, प्लस वाला हिस्सा है, पूरे आइटम के मुकाबले बहुत छोटा है, तो बाकी का हिस्सा खाली है, इसलिए बाकी का सीधा निकल गया। लेकिन इनमें से कुछ ऐसा होगा, इनमें से कुछ ऐसा होगा जो डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे, ये देखो डिफ्लेक्ट करेगा। कुछ ऐसा होगा मेरे भाई जो डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसा। और कितना होगा? तो कोई 18-20 हजार में कोई एक, 18,000 लाइनों में, 18,000 रेंज में, 20,000 रेंज में कोई एक या दो, तब तो बहुत कम है। इसका मतलब आप अंदाजा इसी से लगा लो, क्रिकेट का एक बॉल अगर सेंटर मानते हैं, वो न्यूक्लियस है, तो 5 किलोमीटर रेडियस का अगर हम प्लेग्राउंड बनाएंगे तो वो हमारा एटम होगा। तो सोच के देखो, अगर वहां से रेंज निकालोगे तो आपको क्या लगता है कितने रेंज होंगे जो उस क्रिकेट बॉल से टकराएंगे? बहुत कम, बाकी तो सट सीधा निकलेगा एकदम से। तो ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, और इसी मॉडल के हिसाब से, इसी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इन्होंने एक कंक्लूजन दिया जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूं कि क्या ये लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ चुका है, और जैसे एग्जाम में आए तो आप इनको लिख देना, ठीक। तो लिखा है यहां पर, ये पहला पॉइंट लिखा है, द एटम कंटेन्स सम डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज। डेंस मतलब क्या होता है? डेंस मतलब क्या होता है? सकरा। डेंस मतलब भरा भरा, मतलब छोटा, छोटे में पूरा भरा पड़ा है। तो सम डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज रीजन, एक एरिया होता है, कहां पर? लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ द एटम कहते हैं। पहला लाइन तो ये हो गया आपका भाई, ये एक्सपेरिमेंट से ही तो मिला। सबसे पहले रदरफोर्ड बाबा ही थे जो आपको बताया। बाबा मत लिख देना एग्जाम में, वो गड़बड़ हो जाएगा, समझने तभी बाबा चलेगा। तो यहां तक क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द एटम कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। क्या क्या है? मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज। ये दो चीजें, दो बातें बताई। कितनी बातें बताई इसमें? दो बातें बताई। पहली बातें क्या बताई कि ज्यादातर मास कहां होगा? न्यूक्लियस में होगा। मास कहां होगा? न्यूक्लियस में। मास कहां होगा? न्यूक्लियस में। दो बार खुद बोल लेना। और पॉजिटिवली चार्ज कहां पर होगा? न्यूक्लियस में होगा। ये भी हो गया। सी पार्ट जो उन्होंने एक और इन्होंने बताया कि द रेस्ट ऑफ द एटम, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोल सकते हैं, ये तो न्यूक्लियर पार्ट हो गया, इसको छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज एन एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस होता है, वो एम्प्टी स्पेस होता है, इन विच नेगेटिवली स्मॉल मच, बहुत कम नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। भाई यहां तक आ गया, इतनी जानकारी उन्होंने दे दिया कि ये एटम होता है, सबसे छोटा न्यूक्लियस होता है, इसी के अंदर प्लस चार्ज होता है, इसी के अंदर मास होता है, बाकी का स्पेस खाली होता है, और इसके बीच में यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी हिस्सों में नेगेटिव चार्ज होता है। सवाल बहुत बड़ा था। सवाल ये था कि अगर ये न्यूक्लियस में प्लस चार्ज यहां पर है और बाकी के खाली हिस्सों में नेगेटिव चार्ज है, तो बाबा जी ये बताइए, रदरफोर्ड बाबा ये बताइए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से रहता है? हम सब जानते हैं प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, प्लस और माइनस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स लगता है कैसे दिखाएंगे? और यही पर गलती कर दिया रदरफोर्ड ने। अपनी तरफ से उन्होंने जानकारी दिया उन्होंने, जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो गया जो उन्होंने सोचा ही नहीं। तब बाद के साइंटिस्ट में बोर मॉडल ऑफ एटम आप पढ़ोगे, बोर ने उसको क्लियर किया, ठीक है। तो रदरफोर्ड की जो प्रॉब्लम थी वो भी आपसे पूछता है, राइट द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। मेरे पास ये बुक है, इसमें ये पूछा है इन्होंने, जैसे NIOS जो है 2002 में पूछा था, स्टेट द कंक्लूजन डेराइव्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स।
तो ये वाला उन्होंने पूछा, ये वाला बड़ा होगा तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। सेकंड चीज इन्होंने पूछा था कि इन व्हाट वे वाज द बोर्स मॉडल फॉर एन एटम बेटर देन रदरफोर्ड मॉडल। ये 2012 में पूछ चुका है और ये पूछ चुका है 2015 में, तो रिसेंट हो गया यार एक तो। और ये पूछ रहा है कि भाई बोर मॉडल जो है ऐसा क्या, बोर मॉडल किस तरीके से बेटर है रदरफोर्ड मॉडल से, यानी कि अब ये बोर मॉडल पूछ रहा है। एंड व्हाट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। फिर ये पूछ रहा है कि बोर मॉडल में क्या ड्रॉबैक था, ये भी पूछा है। चलो कुछ बोर मॉडल में ड्रॉबैक आया है, हर साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ होता है। तो फिलहाल मैं आपको रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बता देता हूं, क्यों ये असफल रहा जिसकी वजह से बोर को आना पड़ा। देखो उन्होंने एक चीज बताई, वो एक चीज ये बताई कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पाइरल पाथ में चलता है। कैसा पाथ में चलता है? स्पाइरल कैसा होता है? देखो स्पाइरल दिखाता हूँ आपको, मैं भी नोटबुक दिखाता हूँ, नोटबुक है ये, देखो नोट्स में लिखता हूँ। देखो ये स्पाइरल होता है ये। बस स्पाइरल में क्या होता है ना कि देखो ये एक पॉइंट है यहाँ से, अब यही पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट सर्किल नहीं बनता है। ये वाला अंदर घुसता है, यही घूमते घूमते ऐसे घूमते 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 फिर आखिरी तक जाते हैं। यानी कोई भी एक कंप्लीट स्फीयर नहीं बनाता है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। है ये गोल गोल ही, लेकिन ये एक कंप्लीट सर्किल नहीं बना रहे हैं ये। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह से है, जैसे ये मान के चलो कि ये इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से बताया, ये बीच में प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, ऐसे 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 ऐसे। क्या बात है, ऐसे मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, स्पाइरल पाथ में मूव करता है, तब ड्रॉबैक ये निकला कि भाई एक बात बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना, मेरा डायग्राम ठीक है क्या, एक बार मैं चेक कर लूं, डायग्राम गड़बड़ तो नहीं है ना? ना, डायग्राम बिल्कुल सही है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हम सब जानते हैं कि जब कोई मूव करता है तो वो रेडिएशन निकालता है, रेडिएशन रिलीज करता है, उसकी एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी लूज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? भाई आप मूव कर रहे हो ना, तो ये मूव कर कर एनर्जी लूज करेगा। और जब इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी तो कहां गिरेगा ये? ढम से कहां गिरेगा? न्यूक्लियस में गिरेगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज प्लस में आकर मिल जाएगा तो आइटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मेरे भाई। ये प्लस यहां मूव किया गया, ढंग से गिर गया। ये बात तो रदरफोर्ड ने सोची ही नहीं, और यही इनकी ड्रॉबैक रह गई, यही इनकी ड्रॉबैक रह गई। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, अपने नोट्स आपको पढ़ के बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, बट दे आर रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, and we know that any revolving electric charge must emit radiation। हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव करती है रेडिएशन निकालती ही निकालती है। Thus lose energy due to which an electron revolving around a nucleus is an orbit should emit radiation। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, और जब ये कंटिन्यूअसली लूज करेगा अपनी एनर्जी को तो एक ऐसा समय आएगा स्पाइरल पाथ में, अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ये नीचे गिर जाएगा और यहां से फिर क्या होगा, स्टेबिलिटी आइटम की खत्म हो जाएगी। और यही ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई आपको कि क्या थॉमसन ने कहा, क्या रदरफोर्ड ने कहा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं बोर्स मॉडल, जब तक मैं इसको रफ कर देता हूं।